दिस इज समीक्षा फ्रॉम लीगल एज आफ्टर कॉलेज और आज हम पढ़ने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट। तो यहाँ पर वो प्रोविजंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में हो सकता है आ सकते हो, और अगर आपको वन शॉट वीडियो चाहिए ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑन दिस एक्ट, अगर सीवीटी का एग्जाम नहीं दे रहे हो तो भी दिस वीडियो बिकम्स परफेक्ट, बिकॉज यहाँ पर एसेंशियली जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं ऑन द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट वो सारे प्रोविजंस हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेंगे। अपार्ट फ्रॉम वॉचिंग दिस वीडियो, एक बार जो भी सेक्शन यहाँ पे मेंशन्ड है या डिस्कस किए जाते हैं उनको जाकर डायरेक्ट से जरूर पढ़ लेना, बिकॉज एसेंशियल्स अगर आप पढ़ लोगे वहां से एक बार लिस्ट रीड कर लोगे तो ये सेक्शंस आपको याद हो जाएंगे एंड देन यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस इजीली इन योर एग्जाम। नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले ब्रीफली बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट का, कि आया कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो बिफोर द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट ऑफ 1996 हमारे पास था 1940 का आर्बिट्रेशन एक्ट, फिर उसको हटाया गया, वहां से एक फ्रेमवर्क लिया गया था। बट जो मेजर चंक जो हमारा इंडियन आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन एक्ट है उसका, वो कहाँ से हमने ड्रॉ किया है, कहाँ से बनाया है, इट इज थ्रू द अनसिट्राल मॉडल लॉ। तो यहाँ पर ये चीज याद रखना that the Indian Arbitration and Conciliation Act replaced the Arbitration and Conciliation Act of 1940 and इसका जो फ्रेमवर्क है, जो मेजर पार्ट है, इज बेस्ड ऑन द अनसिट्राल मॉडल लॉ। इसका यहाँ पर फुल फॉर्म भी याद कर लेना, मे भी पूछा जा सकता है। इट इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ये याद रख लेना, दिस कुड बी आस्क्ड इन योर क्वेश्चन, मे बी, यू नेवर नो। सो अनसिट्राल का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए बिकॉज दिस इज वेरी क्रूशियल फॉर योर आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट। अब ये समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर इनैक्ट कब हुआ था, 1996 में, 1995 में बिल इंट्रोड्यूस हुआ था और फिर 1996 में दिस वाज इनैक्टेड इन इंडिया रिप्लेसिंग द 1940 एक्ट, मेजर फ्रेमवर्क फ्रॉम द अनसिट्राल मॉडल लॉ। और एक इंपॉर्टेंट केस आ जाता है यहाँ पर, ओलंपस सुपरस्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मीम्स विजय खैतान केस, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि अगर आपको कोई भी ऐसा प्रोविजन है, कोई भी सेक्शन है, उसके पीछे का प्रिंसिपल समझना है, देन यू कैन गो बैक टू द 1940 एक्ट। वहां के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके हिसाब से यू कैन अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द सेक्शंस ऑफ 1996 एक्ट। तो ये लैंडमार्क केस है, कहां पर बोला गया था दैट द प्रिंसिपल्स फॉर इंटरप्रिटेशन शुड बी ड्रॉन थ्रू द 1940 एक्ट, इट वाज इन द ओलंपस केस। तो ये याद कर लेना यहीं पर क्विकली। देन moving to what this provides, it provides a framework for conducting fair and efficient arbitral proceedings. तो बहुत फैक्ट्स हमने सिंगल स्लाइड पर डिस्कस कर लिया है। एक बार वापस से 1996 ये याद करना है आपको, याद करना है कौन से स्टैट्यूट को रिप्लेस किया था इंडिया में, पहले कौन सा आर्बिट्रेशन का एक्ट था, ओलंपस सुपरस्ट्रक्चर्स का केस याद करना है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था प्रिंसिपल्स जो है उनके लिए यू विल हैव टू रेफर बैक टू द 1940s स्टैट्यूट ऑन आर्बिट्रेशन। देन दिस इज बेस्ड ऑन अनसिट्राल मॉडल लॉ, ये भी याद करना है। इसके साथ साथ याद करना है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। तो यहाँ पर इतना रेलेवेंट हो जाता है इन रिगार्ड्स टू द बैकग्राउंड ऑफ योर आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट। नेक्स्ट कुछ डेफिनेशन, सबसे पहले फ्रेमवर्क एक बार देख लेते हैं, इसके बाद वील मूव टू द डेफिनेशन। तो कितने पार्ट्स है, 4 पार्ट्स है यहाँ पर, पार्ट 1, 2, 3, 4, 7 शेड्यूल्स है। पार्ट 1 जो है वो स्टार्ट होता है सेक्शन 1 से 43 तक, ये बात करता है आर्बिट्रेशन के बारे में। तो यहाँ पर आर्बिट्रेशन के प्रोसीजर कैसा होगा, अग्रीमेंट कैसा होगा, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स, चैलेंजिंग द आर्बिट्रल अवार्ड, ये सब डिस्कस हुआ है। सेकेंड पार्ट है, पार्ट जो है वो 2 सेक्शंस में डिवाइड है, और यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे इन रिगार्ड्स टू पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आफ्टर कंप्लीटिंग पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर 2 चैप्टर्स है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। चैप्टर 1 में कितने सेक्शंस है, 44 से लेकर 52 तक, और चैप्टर 2 में 53 से लेकर 60 सेक्शंस। नाउ हियर द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस आल्सो डील्स विद आर्बिट्रेशन। तो फिर क्यों ये बाइफर्केशन लेकर आए हैं यहाँ पर, दिस पार्ट 1 इज फॉर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 जो है वो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के लिए है। ऑलराइट,
So this is for international, this is for domestic. Now चैप्टर 1 जो है पार्ट 2 में ये बात करता है न्यूयॉर्क कन्वेंशन की। तो मतलब जितनी भी कंट्रीज है जिन्होंने साइन किया है न्यूयॉर्क कन्वेंशन, तो अगर उन कंट्रीज में या फिर इंडिया में कोई भी अवार्ड पास होता है तो दे बिकम बाउंड एंड इंडिया बिकम्स बाउंड टू एनफोर्स सच अवार्ड्स। क्योंकि अगर आप आर्बिट्रेशन को देखो तो इट इज नॉट अ जजमेंट ऑफ द कोर्ट, देन हाउ विल यू इंश्योर कि ये इनैक्ट हो, इन्फोर्स हो। अगर अवार्ड आ भी गया, इतनी मेहनत करी हमने, ऑल्टरनेटिव दे दिया है कोर्ट का, बट हाउ विल यू इंश्योर दैट सच अवार्ड गिवन बाय द आर्बिट्रेटर विल बी इन्फोर्स्ड नॉट जस्ट इन इंडिया। अगर इंडिया का अवार्ड इंडिया में, सिर्फ वहां की तो बात है ही नहीं, हो सकता है यूएस हो दूसरी पार्टी, तो वहां पे आप कैसे इंश्योर कर सकते हो कि ये अवार्ड जो है यूएस में एनफोर्स होगा। तो यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज ने एक सिंगल कन्वेंशन को साइन कर दिया था सेइंग दैट ये जो कंट्रीज का क्लब है, ये सारी कंट्रीज में कोई भी अवार्ड आता है देन वी विल एनफोर्स सच अवार्ड। हम उसको रिकॉग्नाइज भी करेंगे और एनफोर्स भी करवाएंगे। सो न्यूयॉर्क कन्वेंशन में कुछ कंट्रीज है और दूसरा है हमारा जेनेवा कन्वेंशन सिमिलरली। ठीक है, नाउ पार्ट 3 जो है वो क्या डिस्कस करता है? पार्ट 3 डिस्कस करता है हमारा कंसीलिएशन। तो कंसीलिएशन का जितना भी प्रोसीजर है वो सारा डिस्कस किया गया है सेक्शन 61 से लेकर सेक्शन 81 तक, और फिर कुछ प्रोविजंस है वो डिस्कस किए गए हैं एंड में इन सेक्शन 82 टू 86। एंड देन वी अगेन डिस्कस 7 शेड्यूल्स होते हैं। तो ब्रीफ फ्रेमवर्क हम समझ गए हैं, पार्ट 4 है, सेक्शंस का बाइफर्केशन ये है, 7 शेड्यूल्स है। इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर हियर इज पार्ट 1 डील्स विद डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन एंड पार्ट 2 डील्स विद इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। पार्ट 2 में भी 2 चैप्टर्स है, तो न्यूयॉर्क कन्वेंशन कौन से चैप्टर में डील किया गया है और जेनेवा कन्वेंशन किस चैप्टर में डील किया गया है, ये भी याद रख लेना। दिस कुड बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। एंड इस स्लाइड से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है आपके एग्जाम में इज इन रिगार्ड्स टू योर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की क्या डिफरेंस होता है। तो आगे हम डिस्कस कर लेंगे हाउ डू यू डिटरमाइन व्हाट इज एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड व्हाट इज अ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन। अब यहाँ पर ये वर्बैटम लिया है मैंने डेफिनेशंस, क्यों? ताकि आप डायरेक्ट जब रीड करने जाए तो आपको समझ में आ सके कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया था। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ही डिस्कस करने वाले हैं, सारी चीजें डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा कुछ चीजें एज फैक्ट्स आई विल मेंशन राइट हियर राइट नाउ, सो इफ यू आर मेकिंग नोट्स ऑफ दिस लेक्चर देन राइट दोज एक्स्ट्रा फैक्ट्स डाउन ऑल्सो। एक एक लाइन में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, बट याद रख सकते हो आप इन केस एग्जाम में आता है, तो यू कैन आंसर दोज क्वेश्चंस इजीली। नाउ द फर्स्ट डेफिनेशन दैट वी विल लुक एट इज, ये सारे डेफिनेशन दी गई हैं सेक्शन 2 में। नाउ सब क्लॉज C of section 2 states that arbitral award includes interim award। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है हम समझे कि क्या आर्बिट्रल अवार्ड होता है एंड व्हाट इज एन इंटरिम अवार्ड। तो आर्बिट्रल अवार्ड मतलब एक अवार्ड जो कि एक आर्बिट्रेटर दे रहा है, जस्ट लाइक एनी जजमेंट एनी डिग्री दैट इज गिवन बाय अ कोर्ट। आर्बिट्रेटर जो अवार्ड देता है उसको क्या बोलते हैं हम? आर्बिट्रल अवार्ड। अब इसमें फाइनल अवार्ड तो आता ही आफ्टर द डिस्प्यूट हैज बीन रिजॉल्व, वो तो आता ही है, उसके साथ साथ क्या आता है इसमें? इट ऑल्सो इंक्लूड्स इंटरिम अवार्ड। मतलब इंटरिम द वर्ड इटसेल्फ मीन्स टेम्परेरी। तो कोई ऐसा अवार्ड जब प्रोसीडिंग्स चल रही है इन बिटवीन, अगर आर्बिट्रेटर को लगता है फॉर द टाइम बीइंग लेट्स गिव एन अवार्ड वेयर द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज आर डिटरमाइंड। जो नॉर्मल एक फाइनल अवार्ड होता है वहां भी राइट्स और लाइबिलिटीज डिसाइड हो रही है पार्टी की, और यहाँ पर इंटरिम अवार्ड में भी राइट्स और लाइबिलिटी तो डिसाइड हो ही रही है, बट ये बिटवीन द प्रोसीडिंग्स दिया जाता है और हो सकता है फाइनल अवार्ड में मे बी इसको अपहोल्ड कर दे या फिर इसको विड्रॉ कर ले। तो हियर it is not final, however it does determine the rights and liabilities of the parties for the time being। तो इसीलिए इंटरिम अवार्ड कहते हैं इसको। इसको एनफोर्स किया जा सकता है, इसको चैलेंज भी किया जा सकता है अंडर सेक्शन 34। जैसे कि एक नॉर्मल अवार्ड को चैलेंज करते हैं हम, नॉर्मल आर्बिट्रल अवार्ड को हम चैलेंज करते हैं अंडर सेक्शन 34, सिमिलरली हम चैलेंज कर सकते हैं अपना इंटरिम अवार्ड अंडर सेक्शन 34 ऑल्सो। तो यहाँ पर जो सबसेक्शन C बोलना चाहता है, it states that interim award is also included, so final award is there, interim award is also there। How can a question be asked? क्यों ये मैंने लिखा है? And the question could be asked in the form of does interim award come under arbitral award? So answer will be yes, it does come under arbitral award। Now the next important section is arbitral tribunal। तो यहाँ पर sole arbitrator, अगर आप ट्राइब्यूनल वर्ड देखोगे तो मे बी यू विल थिंक दैट इट विल बी
प्लूरल इन फॉर्म, कि अगर सिंगल आर्बिट्रेटर है, एक ही आर्बिट्रेटर है, तो हम उसको आर्बिट्रेटर ही बोलेंगे, नहीं, बट फॉर द सेक ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, अगर एक सोल आर्बिट्रेटर भी है तो भी हम उसको आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल ही कंसिडर करेंगे, एंड दिस इज बीन लेड डाउन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन डी. नाउ लेट्स मूव क्विकली टू सबसेक्शन एफ. यहाँ पर डिफाइन किया गया है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन. दिस इज इंपॉर्टेंट, और इसको जो एसेंशियल्स है उसको एक बार याद कर लेना. याद नहीं होता तो अगर आप समझते भी चलोगे विद द लेक्चर ओनली, यू विल इजीली रिसेंबल रिकॉग्नाइज द ऑप्शंस व्हेन दे कम इन द एग्जाम, कि हमने क्या डिस्कस किया था. तो ध्यान से सुन लेना अगर नोट्स नहीं भी बना रहे हो, बिकॉज दिस सेक्शन इज इंपॉर्टेंट. इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, क्या मतलब है इसका? एन आर्बिट्रेशन रिलेटिंग टू disputes arising out of legal relationship, whether contractual or not, considered as commercial under the law in India for the time being in force, where at least one of the parties is. Now यहाँ पर बहुत सारे essentials दे दिए गए हैं. The first essential is the arbitration should be in regards to the parties. वो parties से उनके बीच में एक legal relationship होना चाहिए. हो सकता है this could be a buyer and a seller. This could be a manufacturer and a subordinate, a subsidiary company and a principal company. ऐसे कोई भी legal relationship which are allowed under the law. तो ऐसे legal relationships, अब ये हो सकता है contract हो इनके बीच में या ना हो, that is irrelevant. However, they should be commercial in nature. So you cannot take a civil dispute, international civil dispute for arbitration under the Arbitration Conciliation Act. What is essential here? It is essential कि जो dispute है वो relate करता हो commercial matters से. तो यहाँ पर कमर्शियल इसकी, लीगल रिलेशनशिप इसकी, अंडर द लॉ बीइंग इन फोर्स इन इंडिया, एंड एक पार्टी ऐसी होनी चाहिए. तो ये तीसरा एसेंशियल बन जाता है. पहला एसेंशियल हमने डिस्कस किया लीगल रिलेशनशिप हो दोनों पार्टीज के बीच में कोई, और दूसरा एसेंशियल हो जाता है हमारा कमर्शियल नेचर का डिस्प्यूट होना चाहिए, एंड द थर्ड एसेंशियल इज वन ऑफ द पार्टीज. अब 2 पार्टीज है, 3 पार्टीज है, जितनी भी पार्टीज है उसमें से एक पार्टी कम से कम होनी चाहिए, एन इंडिविजुअल हु लिव्स इन अ डिफरेंट कंट्री देन इंडिया, अ नेशनल ऑफ या हैबिचुअल रेसिडेंट हो किसी और कंट्री में इंडिया के अलावा. सेकंड इज कोई भी ऐसा कॉर्पोरेट बॉडी जो इनकॉर्पोरेट की गई हो आउटसाइड इंडिया. सो अ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन एनी कंट्री अदर देन इंडिया, और या तो इनकॉर्पोरेशन तो उस कंपनी का, उस कॉर्पोरेट बॉडी का इंडिया में ही हो, लेकिन मेजर जो सेंट्रल कंट्रोल है, जो मैनेजमेंट है, वो कहाँ से हो रहा है? इंडिया के बाहर से. तो सच इफ सच पार्टी is there in the dispute involved है, तो भी कौन सा आर्बिट्रेशन होगा? इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन. We read this. Or an association or body of individuals whose central management and control is exercised in any other country other than India. And the final option, final essential is, इन तीनों में से कोई है, या फिर है गवर्नमेंट ऑफ ए फॉरेन कंट्री. इन सारे केसेस में माना जाएगा कि जो आर्बिट्रेशन है दैट इज इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन. एंड इट इज वेरी सिंपल एज वी डिस्कस ऑलरेडी, कि जो पार्ट 2 है वो अप्लाई होता है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन पर. तो अगर जो एसेंशियल्स हमने जस्ट अभी डिस्कस किया है, अगर इनमें से कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो फिर पार्ट 2 में जाएगा वो आर्बिट्रेशन. और ऐसा अवार्ड आया है तो उसके एनफोर्समेंट के लिए, उसको चैलेंज करने के लिए, यू विल हैव टू गो टू पार्ट 2 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट. दिस शुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. The statute is very simple, very interesting. It is very fun to go through, to learn, to practice. But again, कुछ चीजें हैं जो फैक्चुअल है, जिनको याद रखना है. These are one of those things. ये सारे प्रोविजंस कुछ वैसे प्रोविजंस है, तो इनको याद कर लेना. एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कर रहे हो, CUET के एग्जाम के लिए स्पेशली इफ यू प्रिपेयरिंग, बिकॉज एग्जाम इज वेरी क्लोज, तो ये सारे प्रोविजंस तो फॉर योर आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट आपको पता ही होना चाहिए. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 7, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. तो डेफिनेशन में भी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट डिफाइंड है अंडर सब क्लॉज ए, बट उसमें डिफाइंड क्या है? दैट द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इज व्हाट इट हैज बीन डिफाइंड एज अंडर द सेक्शन 7 ऑफ दिस एक्ट. तो सेक्शन 7 पे आ जाता है. यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मैंडेट बन जाता है दैट एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट शैल बी इन राइटिंग. शुड नहीं बोला है, मस्ट नहीं बोला है. द लॉ हैज यूज्ड द टर्म शैल. और अगर आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की क्लासेस अटेंड की है, हमारा भी लेक्चर डला हुआ है वाईटी पर, देन यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि एक एक सिंगल वर्ड की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है लॉ में, स्पेशली वर्ड्स लाइक शैल. अगर शैल यूज हुआ है तो वहां पर इट इज नॉट ऑप्शनल. यहाँ पर इन दिस सेक्शन इट हैज बीन स्टेटेड कि इन राइटिंग होना चाहिए, इट शैल बी.
So you cannot surpass, you cannot bypass this mandate. So remember, an arbitration agreement must and must be in writing. A written agreement to resolve disputes through arbitration. बहुत लेमैन लैंग्वेज है ये, इसको समझने के लिए इजी टर्म्स में एन आर्बिट्रेशन एन अग्रीमेंट जहां पर बोला गया है दैट वी विल आर्बिट्रेट आर डिस्प्यूट, दैट इज एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. अब ये कब किया जा सकता है? मे बी द डिस्प्यूट हैज नॉट अरीजन. हो सकता है यू आर अ बायर एंड द मैन्युफैक्चरर जो है वो आपको कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो आपका जो अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसी में आपने एक क्लॉज डाल दिया फॉर एनी डिस्प्यूट दैट हैपेंस in the future we will refer such dispute to arbitration. So the dispute has not arisen right now, however आप future disputes के लिए बोल रहे हो that will go to arbitration, right? Then any dispute that is already arisen, अगर अभी आपका और किसी पार्टी B का dispute चल रहा है, तो even now you can draft an arbitration agreement consenting that we both will go to arbitration and resolve this dispute. So for any dispute that is there in the present or any dispute that can come in the future, you can make an arbitration agreement. Now also यहाँ पे एक फैक्ट और याद रखना कि arbitration agreement है, ये separate agreement भी हो सकता है, ये could be a part of any other agreement that you're entering into between some 2-3 जितनी भी parties है उस agreement में. तो ये एक separate agreement हो ये जरूरी नहीं है, writing में हो is mandate, but the fact that it should be a separate agreement altogether is not a mandate under the law, and therefore it could be a part of any other contract or agreement. और दूसरा फैक्ट जो हमने डिस्कस किया, एक बार से उसको वापस रिवाइज कर लेते हैं. The other fact is it could be for a present dispute or a future dispute. जरूरी नहीं है कि अब dispute आ गया है, पहले से अगर agreement नहीं तो now you cannot agree for arbitration. It could easily happen. However, आपको agreement बनाना पड़ेगा, should be in writing. An arbitration agreement is in writing if it is. अब यहाँ पर लॉ ने बता दिया है कि कब कब माना जाएगा कि राइटिंग में है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. जस्ट लाइक आई सेड कि जरूरी नहीं है इन द फॉर्म ऑफ एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट आप सेपरेटली इसको करके रखो ड्राफ्ट. यू कैन ऑल्सो हैव दीज फॉर्म्स जो कि लॉ में मेंशन्ड है, तब भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा दैट इट इज अ रिटन फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. दिस कुड इंक्लूड अ रैंडम कम्युनिकेशन. अगर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन भी है ना जिसका रिकॉर्ड है आपके पास दैट यू द अदर पार्टी हैज अग्रीड, यू अप्रोच द पार्टी एंड सेड दैट वी हैव अ डिस्प्यूट and let's resolve this through arbitration and the other party consented. ये सारी बात आपकी कब हुई? टेलीफोन पर. but there is a record of this. तो इसीलिए यहाँ पर such conversation can also be deemed to be an arbitration agreement. तो पेन पेपर फॉर्म जरूरी नहीं होता है. let's read this quickly. a document signed by parties. कोई भी डॉक्यूमेंट है साइन किया गया है पार्टी से, बहुत सिंपल. ये तो सबसे बेसिक अग्रीमेंट की बात हो गई. कोई भी डॉक्यूमेंट है जहां दोनों पार्टी, तीनों पार्टी, जितनी भी पार्टीज है उनके सिग्नेचर है, दैट बिकम्स एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. एन एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, टेलेक्स, टेलीग्राम्स और अदर मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स विच प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ द अग्रीमेंट. ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से किया गया हो जिसका रिकॉर्ड मेंटेन हो, जिससे आप प्रूव कर सको कि हाँ हमने आर्बिट्रेशन के लिए अग्री किया था, वो सारे कम्युनिकेशन could be construed to be an arbitration agreement provided उनका रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास. अब तो you cannot have call recordings before informing the person. पहले ऐसा होता था तो पहले easier होता था. now a lot of people have stopped recording their calls. यहाँ पर ये चीज अब शायद थोड़ा कम functional हो. however, and this was just an example, but all of such communications that are in the recorded form could be deemed to be an arbitration agreement अगर उनका रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है. now an exchange of statements of claim and defense in which the existence of an agreement is alleged and one party does not deny. कोई ऐसे स्टेटमेंट्स, क्लेम और डिफेंस के स्टेटमेंट्स चल रहे हैं जहां पे एक पार्टी ने बोला दैट यू वेंट टू द कोर्ट बट वी अग्री टू आर्बिट्रेशन एंड द अदर पार्टी डज नॉट डिनाई सच क्लेम्स. तो यहाँ पर माना जाएगा दैट यू एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट आर्बिट्रेशन के लिए आपने अग्री किया था. तो ऑल सच कॉन्वर्सेशन, ऑल सच क्लेम्स एंड डिफेंस ऑल्सो अमाउंट टू आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. ऑलराइट, तो ये हो गया सेक्शन 7. अब सेक्शन 11 पे आते हैं. अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटिंग आर्बिट्रेटर इंक्लूडिंग पार्टीज, नॉमिनेशन, इंस्टीट्यूशनल अपॉइंटमेंट. तो आर्बिट्रेशन में यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं. मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन. एक हो जाता है एडॉक आर्बिट्रेशन, दूसरा हो जाता है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन. क्या डिफरेंस है दोनों में? एडॉक आर्बिट्रेशन में द पार्टीज देमसेल्फ विल फॉर्म अ प्रोसीजर, पूरा प्रोसीजर वो खुद लिखेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स को डिफाइन करेंगे, फीस को डिसाइड करेंगे, एवरीथिंग इन द आर्बिट्रेशन इज डिसाइडेड बाय द पार्टीज.
ऑन दी अदर हैंड इंस्टीट्यूशन आर्बिट्रेशन क्या होता है, आप एक इंस्टीट्यूट डिसाइड कर लेते हो, दैट कुड बी सियाक, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, that could be in New York, that could be London arbitration center, any other arbitration center, including, और ऐसा नहीं है internationally, India also has Delhi में very good arbitration and mediation center, Mumbai also has a mediation and arbitration center, so any center you can write in the arbitration agreement itself कि हम इस इंस्टीट्यूट के पास जाएंगे और वो हमारा डिस्प्यूट डिसाइड करेगा. नाउ हियर व्हाट द बेनिफिट इज कि यहाँ पर आपको कोई भी प्रोसीजर, रूल्स, अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर कुछ भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. वो सारा प्रोसीजर ऑलरेडी इन इंस्टीट्यूट्स का ड्राफ्टेड होता है, दैट दोज रूल्स ऑटोमेटिकली गेट इम्प्लाइड ऑन योर डिस्प्यूट वंस यू सबमिट योर डिस्प्यूट टू दीज सेंटर्स, दीज इंस्टीट्यूशंस. तो ये जो आर्बिट्रेशन होता है वो होता है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, और एडहॉक आर्बिट्रेशन होता है जहाँ पे पार्टी सिर्फ आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट कर लेते हैं और पूरा प्रोसीजर उनका आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में डिफाइंड है, तो वहां पर एडहॉक आर्बिट्रेशन होता है. आई होप दिस इज क्लियर. तो यहाँ पर जो हमने इंस्टीट्यूशनल अपॉइंटमेंट लिखा है, इससे हमें याद आ गया एडहॉक और इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन. बट इन जनरल कैसे अपॉइंट होता है आर्बिट्रेटर, अगर पार्टीज हैव डिसाइडेड, कोई प्रोसीजर ऑलरेडी उन्होंने अपने अग्रीमेंट में लिख लिया है, तो वैसे अपॉइंट होगा. बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल under the Arbitration and Conciliation Act, which has been treated through number of cases by the Supreme Court, is party autonomy. सबसे एसेंशियल है. तो पार्टीज को सबसे ज्यादा पावर दी गई है, आप ही सब कुछ डिसाइड कर लीजिए, हम आपका अवार्ड इंप्लीमेंट करवा देंगे. दिस इज व्हाट द कोर्ट बिलीव्स. नाउ हियर the parties can set a procedure for the appointment of the arbitrator. अब जो प्रोसीजर सेट है उस तरीके से अपॉइंट होगा. कितने दिन दिए गए इसके लिए? 30 days. अब 30 दिन पास हो जाते हैं, 30 दिन के बाद इफ यू नॉट अपॉइंटेड एन आर्बिट्रेटर, इन दैट केस इस डिस्प्यूट को पेंडिंग तो नहीं रखेंगे. तो यहाँ पर इशू कैसे आ सकता है? मे बी यू वांट अ सर्टेन पर्सन टू बी योर आर्बिट्रेटर और दूसरी पार्टी किसी और को चाहती है आर्बिट्रेटर. तो पहला चीज जो आप कर सकते हो कि आप 3 आर्बिट्रेटर्स रखो. एक आर्बिट्रेटर यू विल सजेस्ट, दूसरा आर्बिट्रेटर विल बी सजेस्टेड बाय द अदर पार्टी, और ये दोनों मिलकर तीसरा आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे. अब यहाँ पे एक चीज जो यहीं पर याद कर लेना, इस सेक्शन 10 जिसमें बात करता है नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स की, तो यहाँ पर बोला गया है दैट द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स कैन नॉट बी इवन. अगर इवन हो जाता है तो यहाँ पर इशू आएगा कि हो सकता है डिस्प्यूट 12 महीने तक आपका चला, सब कुछ आपने सबमिट किया, द अदर पार्टी सबमिटेड एवरीथिंग इन टाइम, बट जैसे एंड आता है तो एक जो आर्बिट्रेटर है उसका डिसीजन कुछ और है, दूसरे आर्बिट्रेटर का डिसीजन कुछ और है. तो यहाँ पर आप एक फाइनल डिसीजन पर अप्रोच ही नहीं कर पाओगे. यू कैन नॉट रीच टू अ फाइनल डिसीजन, एंड देयरफॉर इट इज जनरली सेड कि मेजॉरिटी एस्टैब्लिश हो जाती है ऑड नंबर से, देयरफॉर द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर शुड बी नॉट इवन इन नंबर. ठीक है, समझ गए? सेक्शन 10 में बोला है. So the first thing that you can do is, if you're not reaching upon the appointment of an arbitrator, is कि आप एक आर्बिट्रेटर दे दो, दूसरी पार्टी एक आर्बिट्रेटर देगी और दोनों मिलके तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेंगे. इनके सोल आर्बिट्रेटर है, 30 दिन पास हो गए, आप अपॉइंट नहीं कर पा रहे हो, या ऊपर का जो केस है जहां पर 2 आर्बिट्रेटर्स है और फिर वो दोनों भी एक सिंगल नेम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, यू कैन गो टू द कोर्ट्स. अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है देन यू कैन गो टू द हाई कोर्ट. अगर ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है देन यू कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट by placing an application that kindly appoint an arbitrator for my dispute. Here the Supreme Court, High Court जो होते हैं उनके पास एक ट्राइब्यूनल, एक इंस्टीट्यूट होता है जिसको एक्रेडिट करके रखते हैं, वो आपके लिए आर्बिट्रेटर फिर अपॉइंट कर देते हैं. So this is how the appointment happens. First preference, priority is given to the parties themselves. Parties अगर 30 दिन में नहीं कर पा रहे हैं तो फिर you can go to the High Court and or the Supreme Court for the appointment of arbitrators. So this is how section 11 के अंडर आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट होता है. फिर यहाँ पर टाइम लिमिट याद रख लेना कि कितने दिन का टाइम दिया गया है पार्टीज को टू अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर. इट इज 30 days. नाउ सेक्शन 12, ग्राउंड्स ऑफ चैलेंज. आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गया, बट ग्राउंड्स क्या, कैसे चैलेंज किया जा सकता है? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर पार्टी खुद इंटरेस्टेड है उस डिस्प्यूट में और आपने ऐसा आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया है, देन डू यू थिंक दैट पर्सन विल नॉट बी बाइस्ड? उसका खुद का इंटरेस्ट है, 1 लाख का डिस्प्यूट है और वो पार्टी इज समवेयर ही होल्ड्स अराउंड 20 to 30% ऑफ दैट 1 लाख रुपीज. तो अगर आप उसको ही आर्बिट्रेटर बना रहे हो, तो ऑब्वियसली ही विल डिसाइड द डिस्प्यूट इन हिज फेवर. तो यहाँ पर इन सच सर्कमस्टांसेस, इन सच केसेस वेयर देयर इज एन इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी, वो सारे लोग एज एन आर्बिट्रेटर नहीं एक्ट कर सकते. सिमिलरली अगर दोनों पार्टीज, से द पार्टीज टू डिस्प्यूट जितने भी हों, उनमें से किसी का रिलेशनशिप है विद द आर्बिट्रेटर, मे बी हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर और एनी अदर रिलेशन, जिससे उसका जो डिसीजन मेकिंग है वो अफेक्ट हो सकता है, तो भी
ही विल बी पार्शियल, या पार्शियल नहीं भी होगा तो क्वेश्चन किया जा सकता है उसकी रीजनिंग, उसका डिसीजन, राइट? So in such circumstances also you can challenge the appointment of an arbitrator. Now सेक्शन 12 में ऐसे ग्राउंड्स दिए गए हैं, पास्ट और प्रेजेंट रिलेशनशिप विथ, रिलेशनशिप किसके साथ, किसी भी पार्टी के साथ या सब्जेक्ट मैटर के साथ, दो चीजें है। तो अगर पहले पास्ट में कोई रिलेशनशिप था, या तो जो पार्टीज है डिस्प्यूट की उनके साथ हो, या जो सब्जेक्ट मैटर है डिस्प्यूट का उनके साथ, इन दैट केस द आर्बिट्रेटर कैन नॉट बी अपॉइंटेड। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, लेट्स से ए एंड बी दो पार्टीज है जिनके बीच में डिस्प्यूट है, तो वहां पर अगर सी को अपॉइंट किया जाता है एंड ए एंड सी देव हैड अ डिस्प्यूट प्रीवियसली, कोई डिस्प्यूट हुआ था जहां पर लेट्स से सी हार गया था, अब सी को आप आर्बिट्रेटर बनाओगे तो वो किसके फेवर में डिसीजन देगा, ऑब्वियसली इन द फेवर ऑफ बी। तो ये अभी प्रेजेंट देयर इज नो रिलेशनशिप, हाउएवर इन द पास्ट देयर हैव बीन अ डिस्प्यूट जहां पर ऑलरेडी अ फॉर्म ऑफ रिलेशन एग्जिस्ट करता है इन द पास्ट, ड्यू टू द पास्ट, इसके कारण जो डिसीजन है, जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है वो इफेक्ट हो सकता है, इसीलिए ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन आर्बिट्रेटर। हो सकता है प्रेजेंट में दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, नाउ द डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी, सी इज द हस्बैंड ऑफ ए, नाउ यहाँ पे सी किसके फेवर में डिसीजन देगा, ए के फेवर में, तो हियर this becomes important that such relations, such people having such relations are not appointed as arbitrators, because ये जो इनका रिलेशन है ये अफेक्ट कर सकता है their decision making power. So ये तो हो गया, इंटरेस्ट है किसी पार्टी का सब्जेक्ट मैटर में, या रिलेशन है सब्जेक्ट मैटर में, तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जस्टिफाइबल डाउट आ जाएगी, जो बाकी पार्टी से इन्वॉल्व है इस डिस्प्यूट में वो उनकी डाउट, उनका जो मन में ये जो शंका है कि ये डिस्प्यूट तो इसके ही फेवर में डिसाइड होगा या ये डिस्प्यूट मेरे ही फेवर में डिसाइड होगा, ये जो डाउट है दिस इज जस्टिफाइड बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन, इन दिस एग्जाम्पल सी एंड ए, बी का ये डाउट कि ये फेवर में जाएगा डिसीजन ऑफ ए इज वेरी जस्टिफाइड। तो सच डाउट्स कैन बी क्रिएटेड और अफेक्ट कर सकती है इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी, जो इंडिपेंडेंटली एक्ट करना चाहिए कोई भी डिस्प्यूट हो, बी इट जुडिशरी, जुडिशरी में भी आपने देखा है व्हेन देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द जज एंड द पार्टी टू डिस्प्यूट, तो ऐसे सच केसेस डू नॉट गो टू दिस पर्टिकुलर जज, है ना। तो इसका सिंपल सा रीजन, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर डिस्प्यूट डिसाइड करने वाला ही इंटरेस्टेड होगा इन द फॉर्म ऑफ, मे बी हो सकता है मॉनेटरी टर्म्स में हो, या फिर उसका कुछ ऐसा रिलेशन हो, फैमिली टर्म्स में कुछ ऐसा हो, फ्रेंड्स हो, तो इन सारे टर्म्स में तो डिसीजन पहले से ही पता है, तो आप डिस्प्यूट कैसे डिसाइड कर सकते हो, हाउ कैन यू गिव पावर टू दिस पर्सन टू डिसाइड दिस डिस्प्यूट, राइट। उसकी इम्पार्शियलिटी और इंडिपेंडेंस अफेक्ट होती है विच इज क्रूशियल फॉर द डिसीजन ऑफ एनी डिस्प्यूट एंड द एबिलिटी टू डिवोट सफिशिएंट टाइम। तो यहाँ पे एंड है टर्म, याद रखना कि ये सारे एसेंशियल्स फुलफिल होने चाहिए, and the ability to devote sufficient time to the arbitration, in particular his ability to complete the entire arbitration within a period of 12 months. तो यहाँ पर एक important चीज और, if you're making notes, if you're remembering this while listening to this lecture, remember 12 महीने का टाइम दिया गया है to the arbitrator to finish a dispute. अवार्ड देने के लिए 12 महीने है, इसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है 6 मंथ्स तक मैक्सिमम, आफ्टर हैविंग गिवन अ रीजनेबल ग्राउंड। आर्बिट्रेटर्स अगर, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो है वो रीजनेबल ग्राउंड्स देता है कि दिस इज बिकॉज डिले हो गया बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, इन सच केस मैक्सिमम कितना एक्सटेंशन मिल सकता है, 6 more months, तो 12 + 6 होता है। हाउएवर जनरल लिमिट जो है वो कितनी है, 12 महीने की। तो इन सच केसेस आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट चैलेंज किया जा सकता है। नाउ दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम जिसमें आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट पूछा जाता है। सेक्शन 34, प्रीवियस अगर कोई वीडियोस मेरे देखे उस पे भी जहां पर भी सेक्शन 34 आया वहां पर आई हैव सेड दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस। तो ये किस चीज के बारे में, इसमें ग्राउंड्स दिए गए फॉर सेटिंग असाइड ऑफ द आर्बिट्रेशन अवार्ड। ऑल्सो यहाँ पे टाइमलाइन दी गई है कितना, तो अगर आपको सेट असाइड करवाना है कोई आर्बिट्रल अवार्ड, अवार्ड दे दिया गया है थ्रू द आर्बिट्रेटर, हाउएवर अब आपको लगता है दैट यू नीड टू चैलेंज दिस अवार्ड, तो जितने भी ग्राउंड्स यहाँ पर दिए गए हैं बस यही ग्राउंड्स है जिन पर आर्बिट्रेशन अवार्ड चैलेंज किया जा सकता है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा ग्राउंड्स नहीं है टू चैलेंज द आर्बिट्रल अवार्ड। तो दिस इज एन ऑल इंक्लूसिव लिस्ट
इसमें जो ग्राउंड्स है बस वही ग्राउंड्स है, इसके अलावा यू कैन नॉट फर्दर इंटरप्रेट दीज टर्म्स इन अ वेरी वाइड सेंस। जिस तरीके से लिखे गए हैं उसी तरीके से इंटरप्रेट होंगे, सो दैट देयर इज अ लिमिटेशन, वरना हर दूसरा इंसान उठ के आ जाएगा अपने आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज करने, फिर मतलब ही नहीं रह जाता है कि आप डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन से रिजॉल्व करवाओ। तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो टाइम फिक्स किया गया है कि टाइम सॉरी द ग्राउंड्स हैव बीन फिक्स कि इन्हीं ग्राउंड्स पर बस चैलेंज किया जा सकता है आर्बिट्रल अवार्ड, इसके अलावा किसी ग्राउंड पर आर्बिट्रल अवार्ड कैन नॉट बी चैलेंज। ऑल्सो द टाइम लिमिट, सो दो चीजें याद करना है इस सेक्शन में, एक तो ग्राउंड्स याद कर लेना जल्दी से, और दूसरी चीज टाइम लिमिट याद कर लेना। सो टाइम लिमिट आई डोंट नो इफ इट्स देयर ऑन द स्लाइड, बट लेट्स राइट इट हियर वंस। टाइम लिमिट कितनी दी गई है? 90 डेज, 3 महीने का टाइम दिया गया है, और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 30 डेज तक विथ रीजनेबल, अगर रीजनेबल ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं इन दैट केस टू चैलेंज इन आर्बिट्रल अवार्ड। ये याद कर लेना, दिस कुड बी आज इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द ग्राउंड्स, कौन कौन से ग्राउंड्स दिए गए, ये भी वर्बैटम लिया है मैंने बेयर एक्ट से, so that some people who are not going to look at the Bare Act after this lecture can actually study those important provisions यहीं पर साथ में वीडियो के साथ ही। तो देर आर सम स्टूडेंट्स जिनको बोलते भी है लेक्चर के बाद एक बार बेयर एक्ट प्लीज देख लेना, बट नहीं देख पाते हैं ड्यू टू सम रीजन, बट इन केस ऐसा कुछ है तो यू कैन डेफिनेटली रेफर टू दीज नोट्स ओनली। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उनके वर्बैटम आई हैव पिक्ड अप द प्रोविजंस फ्रॉम द बेयर एक्ट फॉर योर रेफरेंस ओनली, इन केस यू कैन नॉट गो टू द बेयर एक्ट एंड स्टडी। तो यहाँ पे हमने जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो ऑलरेडी कवर कर लिया है। द आर्बिट्रल अवार्ड मे बी सेट असाइड बाय द कोर्ट ओनली इफ, कब कब सेट असाइड हो सकता है? एक तो इनकैपेसिटी थी, तो जिसने भी जो पार्टीज यहाँ पर अपॉइंटेड है इन्वॉल्व है, जो भी पार्टीज यहाँ पर इस डिस्प्यूट में इन्वॉल्व थी वो किसी तरह की इनकैपेसिटी में थी। अब ये इनकैपेसिटी कैसे हो सकती है? कुड बी अ माइनर, कुड बी समबडी ऑफ अनसाउंड माइंड, या फिर इंसॉल्वेंट इंसान हो सकता है, एनी काइंड ऑफ इनकैपेसिटी दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड इन लॉ। ऐसी कोई इनकैपेसिटी अगर एग्जिस्ट करती है और उन पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट डिसाइड हुआ है, इन दैट केस such award may be challenged saying that one of the parties to this dispute was not under the capacity of being a party to this dispute। ठीक है, द सेकंड थिंग इज आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट जो है वो वैलिड ही नहीं है अंडर लॉ बाय द पार्टीज, दे आर सब्जेक्ट टू फेलिंग इंडिकेशन देयरऑन अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। नाउ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज आपकी बन जाती है वो सिर्फ इतनी सी है, जितना भी हाईलाइटेड है सिर्फ उसको एज अ ग्राउंड याद रख लेना, नॉट वैलिड। क्या वैलिड नहीं है? आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट ही वैलिड नहीं है। अगर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट वैलिड नहीं है तो ऑफकोर्स द अवार्ड दैट इज बीन गिवन एज अ पार्ट ऑफ दिस आर्बिट्रेशन अवार्ड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट विल नॉट बी वैलिड। सो द सेकंड ग्राउंड इज द वैलिडिटी ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड। अब यहाँ पर हम आगे ब्रीफली एक छोटा सा सेक्शन डिस्कस करेंगे विच इज सेक्शन 16, जहाँ पे जुरिसडिक्शन की बात की जाती है, जहाँ पर वैलिडिटी ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट की बात की जाएगी, दैट विल डिस्कस क्विकली आफ्टर दिस स्लाइड। नाउ द थर्ड ग्राउंड इज प्रॉपर नोटिस। अगर जो पार्टीज है, जितनी भी पार्टीज है, उनमें से किसी एक पार्टी को प्रॉपर नोटिस ही नहीं दिया गया आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट का, द प्रॉपर नोटिस of being a party to this dispute, proper notice of the arbitration proceeding नहीं दिया गया, या he has not been given a proper chance of being heard, maybe उसको टाइम कितना दिया? 10 दिन का। you knew that you're going to refer this dispute to arbitration, और इसीलिए आपके जो पेपर वर्क था, जो भी रिटर्न सबमिशन हो रहे थे, वो सारे आपने बहुत अच्छे से 30 दिन में प्रिपेयर कर लिए। उसके बाद आप नोटिस सेंड करते हो 10 दिन का, दैट विद इन 10 days यू विल हैव टू फाइल अ रिटर्न सबमिशन। इज द टाइम सफिशिएंट यहाँ पर? तो ये एक एग्जाम्पल है बस। हाउएवर यहाँ से समझो कि वन ऑफ द पार्टीज इज नॉट बिन गिवन ईदर प्रॉपर नोटिस, या तो उसको प्रॉपर नोटिस नहीं दिया है विच इज वाई ही कुड नॉट बिकम अ पार्टी टू आर्बिट्रेशन, या फिर नोटिस तो है उसको लेकिन जो टाइम है वो सफिशिएंट नहीं था सो दैट ही कुड प्रेजेंट हिज केस प्रॉपर्ली। इन दैट केस ऑल्सो ही कैन चैलेंज द arbitral award stating he was not having a proper notice or that he was unable to present his case. Now the fourth ground is arbitral award deals with dispute not contemplated by or not falling within the terms of submission to arbitration, or it contains decisions on matters beyond the scope of submission to arbitration। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ में यू कैन नॉट रेफर सच डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। तो यहाँ पर अगर कोई मर्डर हुआ है, कोई थेफ्ट है, या फिर कोई ऐसा एक्ट है जो आईपीसी में आता है, अगर वैसे सच डिस्प्यूट इफ यू रेफर टू आर्बिट्रेशन तो दिस इज बार्ड अंडर लॉ। ऐसे एक्ट आप नहीं सबमिट कर सकते हो फॉर आर्बिट्रेशन। अगर ऐसे कोई डिस्प्यूट में आर्बिट्रेशन अवार्ड आया है तो वहां पर ऑन दिस ग्राउंड
stating that the scope of submission to arbitration exist ही नहीं करता. इंडिया में you cannot submit such disputes for arbitration इस ground पर you can challenge the arbitral award. तो ये हो गया हमारा ground 4. Now the next round is not in accordance with the agreement. जिस तरीके से अग्रीमेंट में प्रोसीजर लिखा था या जिस तरीके से अपॉइंटमेंट होना था या एसेंशियली जो भी अग्रीमेंट में था उसमें से कोई कंडीशन है ऐसी जो कि फुलफिल ही नहीं हुई है या जिसका वायलेशन हुआ है, ब्रीच हुआ है, तो इन दैट केस ऑल्सो यू कैन से दैट इट वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द अग्रीमेंट एंड देयरफॉर द अवार्ड शुड बी चैलेंज्ड. अब हमारा 6th ग्राउंड इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग सेटलमेंट बाय आर्बिट्रेशन. ठीक है, ये ग्राउंड्स हमारे 5 दिए गए हैं और इसके साथ साथ let's read it once. Of the one, such agreement was not in conflict with the provision of this part from which the parties cannot derogate, or following such agreement was not in accordance with this part, or ये grounds हो या फिर not capable of arbitration. तो अभी जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था जहां पर मैंने बोला था क्रिमिनल केसेस कैन नॉट गो फॉर आर्बिट्रेशन, दैट इज नॉट केपेबल ऑफ बीइंग अ सब्जेक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, सो यू कैन नॉट आर्बिट्रेट सच डिस्प्यूट्स. और अगर वो सेटल आप कर भी लेते हो तो भी सच अवार्ड इज नॉट बाइंडिंग, नॉट फाइनल, नॉट एनफोर्सेबल अंडर द इंडियन लॉ. तो एक ग्राउंड ये बन जाता है. दूसरा ग्राउंड हमारा आ जाता है पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया. अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट आपने आर्बिट्रेट किया है और आर्बिट्रल अवार्ड ऐसे चीज पर बेस्ड है, ऐसे डिस्प्यूट पर बेस्ड है जो कि पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जाता है, तो वो डिस्प्यूट, दैट अवार्ड कैन ऑल्सो बी चैलेंज ऑन दिस ग्राउंड. Now, the next important section is section 36, enforcement of arbitral award. तो यहाँ पर बोला गया है जैसे कि सीपीसी की डिक्री एनफोर्स होती है वैसे ही सिमिलरली एक आर्बिट्रल अवार्ड विल बी एनफोर्स. तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं, सिविल कोर्ट के पास, टेकिंग द आर्बिट्रल अवार्ड एंड आस्किंग द कोर्ट प्लीज गेट दिस एनफोर्स. इन केस द पार्टीज, पहली बात तो पार्टीज जब खुद ही आर्बिट्रेशन के पास जा रहे हैं तो पहली चीज तो होती है पार्टीज देमसेल्फ एनफोर्स द अवार्ड, खुद ही कर लेते हैं. बट इन केस कोई एक पार्टी है जो रिलेक्टेंट हो रही है, जो नहीं एनफोर्स करी आर्बिट्रेशन अवार्ड को, इन दैट केस यू कैन गो टू द सिविल कोर्ट. और वो कैसे एनफोर्स किया जाएगा? जस्ट लाइक अ डिग्री ऑफ द सिविल कोर्ट. ये किस सेक्शन में बोला है? सेक्शन 36 में बोला है. तो नाउ हियर दैट स्टे की एप्लीकेशन आपको अलग से देनी होगी. ऑटोमेटिकली एनफोर्स हो जाता है. अगर दूसरी पार्टी एनफोर्स नहीं कर रही है तो आप कोर्ट के पास गए हो, सिविल कोर्ट के पास, यहाँ पर सिविल कोर्ट जो है वो एनफोर्स करवाएगी. इन दैट ड्यूरेशन आप, जो दूसरी पार्टी है वो चाहती है और बोलती है दैट आई हैव ऑलरेडी चैलेंज दिस अवार्ड, और इसीलिए अगर आप इसको एनफोर्स करवा रहे हो तो वो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, क्योंकि हो सकता है ये जो अवार्ड है ये अपहेल्ड ही ना हो सकता है द कोर्ट विल डिसमिस दिस अवार्ड, द कोर्ट विल नॉट डीम दिस अवार्ड एज बीइंग अ वैलिड अवार्ड. इन दैट केस क्या करोगे? वंस द अवार्ड हैज बीन एनफोर्स्ड, तो यहाँ पर क्या कर सकती है दूसरी पार्टी? स्टे की एप्लीकेशन लगा सकती है. तो स्टे की एप्लीकेशन जब आपने लगाई है तो यहाँ पर वो एप्लीकेशन अलग से लगानी होगी. ऑटोमेटिक स्टे नहीं होता है ऑन द एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड. अब ये मैंने इतनी देर तक इसीलिए बोला है सो दैट दिस गेट्स वेरी डीपली रूटेड इन योर हेड कि एनफोर्समेंट इज नॉर्मल प्रोसीजर, स्टे इज नॉट अंडर द आर्बिट्रेशन एक्ट. देयरफॉर स्टे के लिए आपको अलग से एप्लीकेशन देनी है सेक्शन 36 पे. नाउ मूविंग टू दीज इंपॉर्टेंट सेक्शंस. ये सारे जो अभी डिस्कस किए डिटेल में ये तो इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा ये सेक्शंस भी थोड़े से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे ये सेक्शंस को, ताकि इनकेस इनमें से किसी भी सेक्शन से कोई क्वेश्चन आता है तो यू कैन आंसर दोज सेक्शंस, दोज क्वेश्चंस एज वेल. पहला है सेक्शन 9, इंटरिम मेजर्स बाय कोर्ट्स. तो हमने बात की है आर्बिट्रेशन की. आर्बिट्रेशन में कोर्ट का इंटरफेरेंस बहुत कम रखा गया है क्योंकि इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू द कोर्ट्स. नाउ अगर कोर्ट्स बार बार इंटरफेयर करते जा रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि वी गिव दिस एज एन ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर फॉर आर्बिट्रेशन, राइट? तो ये तो हम समझ गए. तो इसीलिए यहाँ पर कुछ जगह है जहां पर कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है. वन ऑफ सच सेक्शन इज सेक्शन 9 जहां पे कोर्ट को पावर दी गई है फॉर इंटरिम मेजर्स. मान लेते हैं जैसे आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल का अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ है एंड फॉर द टाइमिंग इट इज एसेंशियल कि जो भी रिसोर्सेज है या फिर डिस्प्यूट का जो सब्जेक्ट मैटर है उसको रिजर्व किया जाए, उसको प्रिजर्व किया जाए, या फिर कोई रिसीवर का अपॉइंटमेंट हो. कुछ ऐसे मेजर्स जो कि एसेंशियल है अभी लिए जाए, बट सिंस इट इज टेकिंग टाइम फॉर द आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल टू बी फॉर्म्ड, तो कोर्ट्स के पास आप जा सकते हो सीकिंग दीज इंटरिम मेजर्स. तो ये दिया गया है पावर अंडर सेक्शन 9. सेक्शन 10 जैसे हमने बीच में डिस्कस किया था, इट डिफाइंस द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, और यहाँ पर बोला गया है कि इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स नहीं हो सकता है. नाउ सेक्शन 16 ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं. तो अगर वन पार्टी चैलेंजेस, एक आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल बन गया, नाउ एक पार्टी बोल रही है दैट दिस
ट्राइब्यूनल डज नॉट हैव द jurisdiction टू डिसाइड द प्रेजेंट डिस्प्यूट। तो ऐसी jurisdiction कौन डिफाइन करेगा? क्या कोर्ट बताइए कि कितनी पावर है आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के पास? नहीं। रिमेंबर सेक्शन 16 इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपीटेंस। कंपीटेंस जो बोलता है कि आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल जो है उसके पास खुद के पास ही पावर होती है कि वो खुद डिफाइन करेगा उसकी जुरिस्डिक्शन कितनी है। So the power of deciding the jurisdiction of the arbitral tribunal rests with the arbitral tribunal only. Remember this section. Now section 20 place of arbitration, ये कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है? यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, एक सीट ऑफ आर्बिट्रेशन और दूसरा चीज अगर सुना होगा वेन्यू। क्या डिफरेंस है दोनों में? तो ये जो शब्द है ना, जनरली लगता है सीट, इंग्लिश का वर्ड सीट, बट नहीं, यहाँ पर सीट ऑफ आर्बिट्रेशन का मतलब होता है प्रोसीजरल लॉ। जिस कंट्री की आप प्रोसीजरल लॉ अप्लाई करने वाले हो अपने आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट पे, वो कंट्री बन जाती है सीट ऑफ आर्बिट्रेशन। मे बी देर आर टू पार्टीज, पार्टी ए पार्टी भी दोनों इंडिया में रहते हैं, उन्होंने सीट डिसाइड कर ली अपनी लंदन, तो सीट डिसाइड किया लंदन, तो क्या इसका मतलब है दोनों जाके लंदन में आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स करेंगे? नहीं। यहाँ पे आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीजरल लॉ है बिटवीन दीज टू पार्टीज विल बी लंदन। हाउएवर they could keep the venue, they could keep the place as मुंबई, कि हम मुंबई में मिलेंगे, लॉज हम अप्लाई करेंगे प्रोसीजर लंदन की, तो लंदन बिकम्स दी सीट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड द वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन इज मुंबई। तो यहाँ से सिंपल एग्जांपल से समझ जाना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीट एंड वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन, और ये रिलेट करता है हमारे सेक्शन 20 से। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 35। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ से ड्रॉ करता है पावर आर्बिट्रल अवार्ड। तो आर्बिट्रल अवार्ड जो है वो पावर ड्रॉ करता है हमारा सेक्शन 35 से, जो बोलता है आर्बिट्रल अवार्ड शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग इन नेचर। ठीक है, फाइनल और बाइंडिंग होगा, ये याद रखना, ये कहाँ पर है? 35 में बोला गया है। एंड द फाइनल इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट विल डिस्कस इज फास्ट ट्रैक प्रोसीजर, ये दिया गया है सेक्शन 29B में। इसमें और नॉर्मल आर्बिट्रेशन में द डिफरेंस इज दैट अंडर सच फास्ट ट्रैक प्रोसीजर जनरली द प्रोसीडिंग्स आर इन राइटिंग ओनली। सिर्फ रिटन सबमिशन आप सबमिट करते हो, ओरल हियरिंग्स नहीं की जाती है अनटिल वन ऑफ द पार्टीज हैज रिक्वेस्टेड, या जो आर्बिट्रेटर है उसको लगता है दैट देयर शुड बी ओरल हियरिंग, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक चीजें जो कि डिस्कस की जानी चाहिए, इन दैट केस ओनली ओरल हियरिंग्स होती है, वरना ओरल हियरिंग्स नहीं होंगी। तो वहां पर रिटर्न फॉर्म में ही सारा प्रोसीजर चलता है। यहाँ पर टाइमलाइन भी है, इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल आर्बिट्रेशन। 6 मंथ्स का टाइम दिया जाता है आर्बिट्रेटर्स को टू डिसाइड द डिस्प्यूट। सो ये की टर्म्स थे यहाँ पर, फर्स्ट रिटर्न ओनली, सेकंड 6 मंथ्स इंस्टेड ऑफ 12 मंथ्स, एंड दिस इज द फास्ट ट्रैक प्रोसीजर गिवन अंडर सेक्शन 29। ये हो गए हमारे सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इन रिगार्ड्स टू आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट। आई होप समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट डाउन बिलो, वी विल ट्राई टू गेट बैक टू यू। हम कमेंट्स का रिप्लाई तो करते हैं, इफ यू ऑब्जर्व्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस, हम देखते भी है कमेंट्स, हम सारी वीडियोस भी लेके आते हैं रिकमेंडेशंस पर, कोई रिक्वेस्ट होती है उसको भी रिप्लाई करते हैं। तो कोई भी डाउट है नीचे कमेंट कर देना। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना।
इन केस एनफोर्समेंट के लिए आप कोर्ट के पास जाते हो, बट फॉर द टाइम बीइंग मे बी दूसरी पार्टी जो है, मे बी द अवार्ड सेज दैट यू टू टेक 2 लाख रुपीज फ्रॉम पार्टी बी। नाउ यू नो कि 2 लाख रुपए अभी तो पार्टी बी के पास है, लेकिन जैसे ही ये डिस्प्यूट, अभी ही इज नॉट गिविंग मी 2 लाख रुपीज, बट आई हैव सबमिटेड एन एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट टू गेट दिस अवार्ड इन्फोर्स्ड। जब तक ये कोर्ट एनफोर्स करवाएगी तब तक बी विल डिस्पोज ऑफ दीज 2 लाख रुपीज, कहीं डिस्पोज कर देगा। तो वहां पर क्या होगा, यू वुड वांट कि यहाँ पर स्टे लगवाया जाए, या फिर जो पैसे हैं वो कोर्ट्स लेकर रख ले। इन ऑल सच मैटर्स क्या हो सकता है, दूसरी पार्टी जो है, जो चैलेंज करी, अगर आपने सेक्शन 34 के अंडर चैलेंज किया है अवार्ड को, और वहां पर पहली बात तो हमने क्या डिस्कस किया, यहाँ पे सीपीसी की तरह डिक्री एनफोर्स हो जाएगी, बट हो सकता है आप सेक्शन पहला जो सेक्शन 36 में व्हाट इज बीन गिवन इज दैट कोर्ट में आस्क कि आप ये जो अमाउंट है वो सबमिट कर लो ना। द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर हियर इज दैट अगर दूसरी पार्टी ने चैलेंज किया है अंडर सेक्शन 34, अब मीन टाइम में हो सकता है दूसरी पार्टी डिस्पोज ऑफ कर दे सच अमाउंट, है ना। तो अंडर सच सर्कमस्टेंसेस स्टे लगवाया जा सकता है अगर ग्राउंड्स है चैलेंज के। तो यहाँ पर ये बोला जा सकता है ना कि मैं एनफोर्स नहीं करवाना चाहता हूँ, पार्टी बी कैन कम एंड टेल द कोर्ट that 2 lakh rupees I need for this certain thing, or that I have submitted an application challenging the arbitral award already। तो स्टे लगाया जाए फिलहाल ऑन द एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। तो अगर स्टे लगवाना है आपको आर्बिट्रल अवार्ड पर, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे टू द सिविल कोर्ट जहां से एनफोर्समेंट करवाया जा रहा है। पार्टी ए एनफोर्स करवा रही है, पार्टी बी इज सेइंग दैट देयर शुड बी अ स्टे ऑन द एनफोर्समेंट अंटिल XYZ टाइम, या ये रीजंस के कारण। तो उसके लिए आपको एक अलग से एप्लीकेशन देनी होगी। कि एप्लीकेशन कहाँ पे डिस्कस है,